हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 1 जनवरी 2023 और 1 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को नववर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 1 जनवरी वो अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत का एक प्रतीक माना जाता है और दुनिया भर के लोग वो इस दिन को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। और नए साल का स्वागत है वो बड़े उत्साह के साथ वो किया जाता है। और इसी के साथ में 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरी पृथ्वी को एक वैश्विक परिवार के रूप में मनाना और एक सुनिश्चित करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक है वो शांतिपूर्वक अपना जीवन है वो जिए और सभी लोग आपस में एकजुट रहे और पृथ्वी को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए सभी अपना 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 प्रयास है वो करें। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी नहर परियोजना ये शुरू की है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है। जो तमिलनाडु सरकार है इन्होंने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से जो राजकीय पशु नीलगिरी नहर है इस संरक्षण के आदेश के वो जारी है वो किए हैं। और इस देश में जो पहली नीलगिरी नहर संरक्षण परियोजना वो मनाया जा रहा है। और इस परियोजना को 2022 से लेके 2027 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। और तहर की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जो समकालिक सर्वेक्षण है उनके सहित एक रणनीति का भी पालन किया जाएगा। तहर वो एक लुप्त पर्याय प्रजाति और भारत के वन्य जीव अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची फर्स्ट के तहत ये संरक्षित भी है। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में निम्न परियोजना वो 2022 में शुरू की गई थी जिससे तमिलनाडु में फ्री लैपटॉप योजना वो 2022 में शुरू की गई। और तमिलनाडु युवा अधिवक्ता मासिक भत्ता योजना, तमिलनाडु किसान ऋण माफी योजना, तमिलनाडु नान मधुबन योजना, तमिलनाडु सरकार पोंगल उपहार योजना, तमिलनाडु कन्या विवाह योजना और तमिलनाडु स्वास्थ्य रोग योजना ये भी तमिलनाडु में स्टार्ट की गई। और तमिलनाडु में मेहनती योगी मानधन योजना, तमिलनाडु मध्य परिवार समृद्धि योजना और तमिलनाडु राइस कार्ड योजना वो भी तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई एक योजना। अब तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु की जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री वो है M.K. स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं दोस्तों वो है 38। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर जो लॉन्च्ड मिसाइल है उसके विस्तारित रेंज है उसका संस्करण का सफलतापूर्ण परीक्षण वो किया है? तो आंसर दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। जो भारतीय वायुसेना है IAF इन्होंने ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल है उसके विस्तारित जो रेंज है उसका संस्करण है इसका सफलतापूर्ण जो परीक्षण है वो किया गया है इसके द्वारा। और ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल की विस्तारित रेंज है इसका पहला परीक्षण है वो 12 मई को आयोजित किया गया था 2022 को। और ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत के लिए DRDO और रूस के जो मशीनोस्ट्रोनिया है उनके द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम में जो कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस इनके द्वारा डिजाइन और विकसित और निर्मित किया गया है। अब जो ये सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है ये करीब 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में ये सक्षम है। और परीक्षण के साथ वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी या जमीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमले करने में महत्वपूर्ण क्षमता वो वृद्धि वो हासिल की है। और भारतीय वायुसेना वो भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और BAPL और HAL है उसके समर्पित जो प्रयासों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई है। अब भारतीय वायुसेना है तो भारतीय वायुसेना की स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना वो की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है भारतीय वायुसेना का। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में वायुसेना अध्यक्ष हैं वो है एयर जो चीफ मार्शल है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वो इसके
एयर चीफ मार्शल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान है, इसका उद्घाटन वो किस राज्य में किया गया है? तो आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने वर्चुअली पश्चिम बंगाल में जो 7,800 करोड़ रुपए के से अधिक जो परियोजनाएं हैं, इनकी आधारशिला वो रखी है और शिलान्यास भी किया है। और इन्होंने जो वर्चुअल रूप से जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद है मुखर्जी है, इनको राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन उनके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा वो किया गया है। अब पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य है नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से इसकी जो सीमाएं वो लगती है। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है दोस्तों कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल है ल गणेशन। और पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में 23 जनपद है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 23 जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि दक्ष सेवा की संस्था के द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। तो आंसर दोस्तों आरबीआई के द्वारा। जो दक्ष है ये भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, इनके द्वारा अनुरक्षित जो उन्नत परिवेक्षीय प्रबंधन प्रणाली है यह। और आरबीआई के द्वारा हाल ही में जो घोषणा की गई थी वो है ये है कि 1 जनवरी 2023 है उसको भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल को जो दक्ष है इस दक्ष में स्थानांतरित वो कर रहा है। और इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना और दक्षता में वृद्धि करना और भुगतान धोखाधड़ी प्रबंधन प्रक्रिया उसको स्वचालित है वो करना है। अब आरबीआई है, तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। और रिजर्व बैंक है, भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। और आरबीआई की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो है मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और आधार ऋण दर है वो तो ये है 6.25%। और आरबीआई की जो जमा दर है आधार जमा दर ये 4% है जो बाजार पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत की जो भाषा विविधता का मानचित्रण है वो करने के लिए गूगल के द्वारा वित्त पोषित जो डिजिटल परियोजना है इसका नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये प्रोजेक्ट वाणी है, वो इसे परियोजना का नाम है। जो भारतीय विज्ञान संस्थान है इन्होंने गूगल ने जो प्रोजेक्ट वाणी पहल है इसके लिए एक साझेदारी भागीदारी है वो की है। और इस डिजिटल परियोजना का लक्ष्य है वो 773 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों के भाषण सेट एकत्रित करके भारत की जो भाषा विविधता है उनको मैप करना है। और इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो 1,50,000 घंटे से भी अधिक जो भाषण को रिकॉर्ड करना है, जिसका एक हिस्सा वो स्थानीय लिपियों में जो लिप्यंतरित है वो किया जाएगा। अब जो प्रोजेक्ट वाणी है वो है क्या? तो प्रोजेक्ट वाणी के तहत 3 वर्षों में 773 जिलों के लगभग 1 मिलियन लोगों के भाषण सेट इकट्ठा करके पूरे भारत में उपयोग की जाने वाली जो विविध भाषाएं उनका मानचित्रण तैयार वो किया जाएगा। और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 30 से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ये बेंगलुरु में स्थित है और 8 पार की भाषा है जो एएसआई परियोजना का एक हिस्सा है। और इस परियोजना में आईआईएसएस और गूगल लगभग 1.5 लाख घंटे हैं उस भाषण की रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसका एक हिस्सा वो स्थानीय लिपियों में लिप्यंतरित किया जाएगा। और ये परियोजना वो एक जिला स्तरीय दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जिसमें प्रत्येक जिले में 1000 से भी अधिक लोगों को बेहतरीन जो ढंग से चुन जो स्थानीय भाषाओं हैं उनका रिकॉर्ड करना इसमें शामिल हो किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत ने तमिलनाडु में शहरी बस सेवाओं में सुधार के लिए किस संस्था के साथ 125 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर एक हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर दोस्तों ये एडीबी पे, जो भारत सरकार और एडीबी है एशियाई विकास बैंक, इन्होंने जो तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 125 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है इसके ऋण पर एक हस्ताक्षर वो किए हैं। और तमिलनाडु अर्बन जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो राज्य के 3 शहरों में जलवायु लचीला सीवेज जो संग्रह और उपचार, जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली वो विकसित करना चाहता है। और ये जो 2018 है इसमें एडीबी के द्वारा जो अनुमानित कार्यक्रम है उसके लिए 500 मिलियन डॉलर की जो बहुकिस्त जो वित्त पोषण सुविधा उसकी तीसरी और अंतिम किस्त है वो इसमें रखी गई है एडीबी के द्वारा। एडीबी है तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में।
और एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना वो हुई थी और इसके सदस्यता देश हैं 68 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप जो सेक्रेटरीट है वो नामित किया गया है? तो आंसर दोस्तों IISc बेंगलुरु को। जो भारतीय विज्ञान संस्थान है IISc, इनको G20 जो साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट है इसके रूप में नामित किया। और G20 की अध्यक्षता वो किसके द्वारा की गई है? तो ये भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता वो की जा रही है। और 2023 में जो S20 है, तो S20 का विषय है या G20 का विषय है वो रखा गया डिस्ट्रिब्यूटिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब जो G20 है, तो G20 समूह वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। और G20 समूह के पास स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। और G20 समूह वो दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाने का काम करता है। और ये वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक जो निवेश है उसका 85% है। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85 तथा विश्व 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। और प्रत्येक जो G20 देश का प्रतिनिधित्व है उसके शेरपा करते हैं, जो अपने अपने देश के नेता की ओर से योजना, मार्गदर्शन और क्रियान्वयन वो आदि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी वो दी गई है? तो आंसर दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा। जो मौद्रिक जोखिम वाले ऑनलाइन गेमिंग है उनसे संबंधित मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनको नोडल मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। जो युवा मामले हैं और खेल मंत्रालय को ई स्पोर्ट्स है उनको विनियमित करने का काम है वो सौंपा गया। और भारत का जो गेमिंग बाजार हुआ है वो वर्तमान में $2.6 बिलियन का है। और इसके जो 2027 है तो 27 तक ये 8.6 बिलियन अमेरिकी जो डॉलर है उसकी पहुंचने की उम्मीद है वो जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटिंग घर वो सौंपे हैं? तो आंसर दोस्तों ये अहमदाबाद में। जो भारतीय सेना इन्होंने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए पहले 3D प्रिंटिंग घर है उनकी पेशकश की है। और इनका निर्माण है वो AMI कोब प्राइवेट लिमिटेड है। इनके सहयोग से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है MEES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इनके द्वारा वो किया गया है। और बोतल और एक कॉन्फ़िगरेशन वाली आवास इकाई है वो न केवल सस्ती है बल्कि कम समय में भी बनाई है वो जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप वो विकसित किया है? तो आंसर है दोस्तों एक घरेलू प्रवासी श्रमिक के द्वारा। जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं इन्होंने घरेलू प्रवासी मतदाता उनके लिए एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है RVM उनका एक प्रोटोटाइप विकसित किया और इसे राजनीतिक दलों को प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे लागू भी किया जाता है। जो प्रवासी मतदाता उनके अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कदम भी ये माना जा रहा है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि दक्ष सेवक की संस्था के द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 से इसका आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी शहर के द्वारा इसका आयोजन वो किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।